बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को। ठीक है, देखें जैसे जैसे आप लोगों की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती चली जा रही हैं, पॉपुलेशन ग्रो करती चली जा रही है और आपने कल्चर भी ऐसा बना लिया है कि हम लोग आसानी से रह सके, तो वो एक डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट पे। ठीक है, यानी कि लोग क्या करते हैं कि वो अपनी आसानियाँ पैदा करने के लिए नित नई इजादात करते चले जा रहे हैं, और वो इजादात होती कैसे हैं? हमारे इन्वायरमेंट में जो रिसोर्सेज होते हैं उनको यूज़ करके। और लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होती हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उन लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम ये फेस करना पड़ती है, ओवर पॉपुलेशन की और पॉवर्टी की। तो सबसे पहला हमारा इन्वायरमेंटल इशू आ जाता है सॉलिड वेस्ट का। ठीक है, दैट इज़ अ डिस्पोजेबल सोसाइटी। आजकल की सोसाइटी ऐसे हो रही है कि हम लोग हर चीज़ जो है वो डिस्पोजेबल होती है, मतलब कोई चीज़ मंगवाई उसके रैपर्स फेंके, ये ऐसा ही हो रहा है ना। अगर हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी में देखें ना, जैसे यूएस है, उसमें ये एस्टिमेट लगाया गया है कि एवरेज जो है ना डेली एक आदमी 2.5 किलो यानी कि 2.5 किलोग्राम वेस्ट करता है, पेपर के, मेटल के, प्लास्टिक के और दूसरे जो मटेरियल होते हैं उसके। यानी कि वो एक आदमी अपनी ज़िंदगी में तकरीबन 50 टन वेस्ट जो है वो डिस्पोज करता है सोसाइटी में। ये एक डिस्पोजेबल सोसाइटी की एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि हम लोग कन्वीनियंस को ना हम लोग ने अपना कल्चर बना लिया है। जो रिच सोसाइटीज़ होती हैं वो कंज्यूम क्योंकि ज़्यादा करती हैं, डेवलप करने के लिए ज़्यादा जो है वो तो वो क्या करती हैं कि ज़्यादा उन लोगों के उन लोगों के आइटम्स ऐसे होते हैं कि जो जिसमें पैकेजिंग ऐसी होती है कि वो अपने फेंकनी होती है। जैसे फास्ट फूड की एग्जांपल ले लें। अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा मंगवाया है, वो एक उसमें वो जिस डब्बे में होगा प्लास्टिक का, स्टायरोफोम का, जिस चीज़ का भी वो बना हुआ होगा, आप लोगों ने उसको वेस्ट तो करना है। इसी तरह से दूसरी जो है वो बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें आप लोग ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसमें आप लोग पैकेजिंग ऐसे बनाते हैं कि वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर सके। तो ये बहुत सारी डिस्पोजेबल बॉटल्स होंगी, पेन हो गए, फ्लैश लाइट्स, बैटरीज, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन लोगों की लाइफ जो है ना वो लिमिटेड होती है, आपने ये फेंकनी ही होती हैं। तो हम लोगों ने अब वेस्ट का ये जो कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अब अपना लिया है। दूसरी जो ये चीज़ है कि मोस्ट ऑफ इट जो है ना वो हम लोग रिसाइकल नहीं कर सकते। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप लोग रिसाइकल कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप रिसाइकल नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो आप लोग रिसाइकल नहीं कर सकते, उसके लिए एक लैंड की ज़रूरत है जहाँ पे आप लोग उसको जो है ना वो फेंक सकें। तो ये नेचर एनवायरनमेंट पे एक जो है ना वो थ्रेट होता है नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए। तो जैसे जैसे आप नीड होती है डिस्पोजल के लिए, आप लोगों को लैंड की ज़रूरत होती है। अब लैंड पे आप लोग वो वेस्ट फेंकेंगे तो वो वाटर पोल्यूशन वहाँ से होती है। ठीक है, बारिश आएगी, वहाँ से गांधों में से पानी जो है वो बह के दरियाओं में जाएगा, नदी नालों में जाएगा, तो वाटर का पोल्यूशन हो गई ना। इसलिए प्रोटेक्शन अगर आप करना चाहते हैं अपने इन्वायरमेंट की, तो आप लोगों को अपने वेस्ट को रिसाइकल करना पड़ेगा। दूसरा जो मेजर इशू है वो क्लीन वाटर आजकल जो है वो हमारी सोसाइटी से बिल्कुल डिप्लीट होता चला जा रहा है। आप लोग अपने ही पाकिस्तान में कितने शहर ऐसे जहाँ पे वो पानी पीने के काबिल नहीं होता, फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं। ओशंस, लैक्स, स्ट्रीम्स, ये हमारे इकोसिस्टम का जैसे एक लाइफ ब्लड होता है ना, जैसे खून ज़रूरी होता है हमारे ह्यूमंस के लिए। हम लोग सबसे ज़्यादा डिपेंड वाटर पे करते हैं। हम लोगों ने खाना है, हम लोगों ने पीना है, हम लोगों ने कुकिंग करनी है, हमने एग्रीकल्चर करनी है, हम लोगों ने नहाना है, जो कुछ भी आप लोगों ने करना है वाटर पे डिपेंड करते हैं। अब हमारी जो है ना अर्थ में एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है। ठीक है, वो जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है ना वो हमारे ही वाटर को रिसाइकिल करके दोबारा से उसको रिफ्रेश करके और लैंड तक दोबारा ज़मीन पे जो है वो पहुंचा देता है। ये साइकिल कैसे स्टार्ट होता है? जैसे ज़मीन पे पानी पड़ा हुआ है ना, तो सूरज की छांव की वजह से वो पानी इवेपोरेट करके हमारी ऊपर फिजाओं में जाता है, वहाँ पे वो बादल बन जाते हैं। ठीक है, फिर वो जो होते हैं वो रेन में कन्वर्ट होकर दोबारा हमारी ज़मीनों के ऊपर जब गिरते हैं, और फिर वही रेन फिर ड्रेन आउट होकर हमारी नदी नालों में और हमारी दरियाओं में जाती है, वहाँ से वो जो है दोबारा से समंदर में चली जाती है। तो ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है ना, ये क्या करता है हमारे पानी को इस पूरे प्रोसेस में रिन्यू कर देता है, नया कर देता है, क्लीन कर देता है। लेकिन जो प्लूटेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो हमारे इस सारे पानी की सप्लाई को जो है ना वो ख़राब कर रहे होते हैं। एयर पोल्यूशन में जो इवन कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो हमें नज़र नहीं भी आ रहे होते, एयर पोल्यूशन की वजह से वो इस पानी के साथ मिलकर वहीं ऊपर फिजा में इसको जो है वो ख़राब कर देते हैं। ये हम लोग इसकी आगे एग्जाम्पल अभी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा ये है कि जैसे जैसे अब आबादियाँ ज़ाहिर सी बात है बढ़ती चली जा रही हैं, तो आप लोगों को पानी भी तो ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है ना, ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा मिकदार में आप लोगों को चाहिए। तो कुछ ऐसे जो इलाके होते हैं यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा कम होती है, वहाँ पे पानी का ये जो रिप्लेनिश का जो साइकिल होता है, ये साइकिल स्टार्ट होने से पहले पहले ही जो है वो पानी जो है वैसे डिप्लीट हो जाता है। यानी कि पानी जो है वो रिसाइकिल कम होता है क्योंकि बारिशें वहाँ कम होती हैं, लेकिन जो ग्राउंड वाटर होता है ना वो पहले ही लोग उसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर चुके होते हैं। ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि पानी जो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, लेकिन ये फिनाइट जो है ना रिसोर्स है। तो कंजर्वेशन हमें करनी चाहिए, इंडिविजुअल्स को, इंडस्ट्रीज़ को, फार्मिंग को, ये चीज़ जो है ना पानी को बहुत सोच समझ के जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। वाटर पोल्यूशन को की बहुत ज़्यादा जो है वो अफेक्ट होता है हेल्थ पे।
और ये सारा जो है ना ये पार्ट ये डेवलपमेंट और पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से जो है इस पे इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद क्लियरिंग एयर, यानी कि जैसे जैसे आप लोगों की टेक्नोलॉजीज बढ़ती चली जा रही हैं वैसे वैसे आप लोगों की एयर की क्वालिटी जो है वो ख़राब होती चली जा रही है। फैक्ट्रीज के धुएं की वजह से आप लोगों की गाड़ियों से जो धुआं निकलता है वो आप लोगों की एयर को ख़राब कर रहा है। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है ना उन्होंने तो वहाँ पे बहुत सारे उन्होंने बहुत एक पॉलिसीज़ बनाई हुई है, लॉज बनाए हुए हैं ताकि एयर पोल्यूशन जो है वो कम हो। साइंटिस्ट जो है उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज जो है वहाँ बनाई हुई हैं ताकि एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना वहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर लोग आग जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, तो वो जो है वो धुआं वो भी हमारी जो है वो एयर की क्वालिटी को जो है वो डैमेज करता है। दूसरा ये कि जो पुअर नेशंस होते हैं, जो गरीब होते हैं, वो अपने शॉर्ट टर्म बेचारों ने वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करते हैं, तो वो एक लॉन्ग टर्म जो डेंजर्स होते हैं ना उसको वो बिल्कुल जो है ना वो नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उन लोगों को बस बेचारे वो जब डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं उन लोगों को भी दिल करता है ना हम लोग डेवलपमेंट करें, शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट वो करते हैं और वो लेकिन जो लॉन्ग टर्म जो डेंजर्स होते हैं उसको वो जो है वो इग्नोर कर देते हैं। अब एक एक बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है एयर पोल्यूशन की वजह से एसिड रेन का। एसिड रेन का मतलब होता है एक वो हमारा जो पानी होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। जो एयर पोल्यूशन होती है ना वो एयर पोल्यूशन में कुछ जो है वो ऐसे एसिड्स जो है वो पाए जाते हैं, ऐसे जो है वो गैसेस पाई जाती हैं जो हमारे पानी के साथ मिलकर ना तेजाबी पानी जो है वो बना देती हैं। वो पानी जब बारिश की सूरत में हमारे प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर गिरता है तो वो लोगों को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, ये होता कैसे है, जैसे आप पावर प्लांट्स होते हैं ना बड़े बड़े जहाँ पे कोयल और ऑयला जो है ना कोयल और ये कोयला और तेल वगैरह जलाया जाता है आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। इसकी वजह से जो है वो सल्फ्यूरिक और नाइट्रस एसिड जो है नाइट्रस ऑक्साइड्स ये आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, सल्फ्यूरिक और नाइट्रस ऑक्साइड जो रिलीज होकर हमारे एयर में जाते हैं। ठीक है, अब वो जो साइकिल होता है ना वो जो हाइड्रोलिक साइकिल होता है उसकी वजह से हमारा जब पानी इवेपोरेट होकर एटमॉस्फेयर में जाता है ना तो ये जो एसिड्स होते हैं ये जो गैसेस होती हैं ना ये सल्फ्यूरिक और नाइट्रस ऑक्साइड ये पानी के साथ मिल के सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बना देती हैं और ये बहुत ज़्यादा तेज़ाबी होती है इनकी जो होती है ना एक नेचर। तो इसकी वजह से वो जब बारिश जो तेज़ाबी बारिश गिरती है तो वो हमारे प्लांट्स को जो डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पे एक ये फैक्टर है कि कैसे एक पोल्यूशन दूसरी पोल्यूशन को जो है वो काज कर देती है। दूसरा जो है प्रिजर्विंग फॉरेस्ट हमारे डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। फॉरेस्ट जो है वो दो तरह से डिप्लीट होते जा रहे हैं। एक तो ये है कि दरख्त काटे जाते हैं क्योंकि हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाने के लिए दरख्त काटे जाते हैं क्योंकि लोगों को रहने के लिए ज़्यादा जो है वो ज़मीन चाहिए होती है। दूसरा जो है ना लंबर इंडस्ट्री यानी कि लकड़ी से बनाई गई चीज़ें बनाने के लिए फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए भी फॉरेस्ट जो है वो काटे जाते हैं। अब फॉरेस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो हमारी एटमॉस्फेयर को क्लीन करते हैं क्योंकि जो दरख्त होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ना सारा प्रोसेस ये इसकी वजह से हमारी जो है वो एनवायरनमेंट वो साफ़ करते हैं हमारे जो दरख्त होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है जैसे जैसे दरख्त कटते चले जा रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब कम हो रही है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना एक जैसे एक शीशे का छत होता है जैसे कोई कवर होता है ना वैसे बना रही है हमारे अर्थ के नज़दीक, हमारे अर्थ के इर्द गिर्द एक ये कार्बन डाइऑक्साइड। उसको हम लोग ग्रीन हाउस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस क्या करता है वो जो कवर होता है ना कार्बन डाइऑक्साइड का उसमें से जो सूरज की शुआएं पास ऑन हो के अंदर तो आ जाती हैं उस कवर के अंदर लेकिन वहाँ से बाहर जो है ना वो निकल नहीं सकती। अब सूरज की शुआएं अंदर आके कैद हो जाती हैं तो जिसकी वजह से ग्रीन हाउस अफेक्ट होता है यानी कि जो अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसको हम लोग क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि इस हमारे जो अर्थ का देखें ना पहले इतनी गर्मियाँ शिद्दत से नहीं होती जैसे अब हमारे जो है वो अर्थ का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। अब जैसे एटमॉस्फेयर जो है वो हमारा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो उस गर्मी की वजह से क्या होते हैं कि जो हमारे पोलर आइस कैप्स होते हैं जो हमारे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो ज़्यादा आसान जल्दी पिघलना जो है ना वो स्टार्ट कर देते हैं। जब वो पिघलना स्टार्ट कर देते हैं तो जो सी लेवल होता है जो समंदर होता है उसमें पानी का लेवल जो है वो बढ़ जाता है और वो समंदर जो है वो थोड़ा सा फैल जाता है जिसकी वजह से जो लो लाइंग एरियाज होते हैं ना उसको वो कवर कर लेता है। ठीक है, एक और इशू भी होता है दरख्त काटने से कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है जो कि जो जानवर वगैरह जो होते हैं वो दरख्तों पे रह के जंगलों में रहते हैं उन पे वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट उन लोगों की तो वो फिर एक रहने की जगह उन लोगों से छिन जाती है ना। ठीक है, 30 मिलियन लिविंग स्पीशीज़ होती हैं जो कि हमारे जो कि जंगलों पे रहती हैं। तो ये जो एक बायोडाइवर्सिटी होती है ये एक तो ये है कि ह्यूमन लोग जो है वो इन जानवरों से फूड के लिए भी ये जानवर यूज़ करते हैं, जेनेटिक रिसर्च के लिए भी ये जानवर यूज़ होते हैं। उसके अलावा हमारी इन्वायरमेंट को खूबसूरती भी बख्शते हैं। लेकिन इन लोगों की एक्सटेंशन जो हो रही है ना बाकी जितनी चीज़ें जो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं दोबारा हम लोग उसको रिवर्सिबल करके अटेन कर लेते हैं लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी होती है जानवर वगैरह होते हैं ये एक इरिवर्सिबल होता है। दूसरा जो है हमारी सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट
जो सोसाइटी की जो हम लोग ऑपरेशंस होते हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को। जो आप लोगों के वैल्यूज़ और बिलीव्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप किस तरह से सोसाइटी में रहते हैं। आप लोगों का जो एक कल्चरल पैटर्न होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है। आप लोगों का एनवायरनमेंट को देख के लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आप लोगों का कल्चरल पैटर्न क्या है। बहुत ज़्यादा दरख्त कटे हुए होंगे तो वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम करने के लिए जो है, अब दरख्त काट के जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं तो हम लोग वहाँ से भी अंदाज़ा लगा लेते हैं ना कि किस किस्म का जो है वो एनवायरनमेंट यहाँ पे, किस किस्म का जो है वो सोसाइटी यहाँ पे बनाई जा रही है। तो ये एज़ पार्ट ऑफ द लॉजिक ऑफ द ग्रोथ, जैसे-जैसे ग्रोथ होती है एनवायरनमेंट से, वैसे-वैसे जो है वो रिसोर्सेज़ हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं, जिसकी वज़ह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं एक ना एक दिन ह्यूमन्स इसको सॉल्व कर लेंगे, वो इस बारे में उनको उम्मीद है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट है ना, उन लोगों का ज़रा मोटिव और है। वो कहते हैं कि ये जो इलियट क्लास होती है ना, ये ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ये जो एनवायरनमेंट में जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, क्योंकि इलियट्स जो होते हैं ना वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वो ही ज़्यादा जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ी सोसाइटी का जैसे बंदा हो गया बहुत ज़्यादा इलियट क्लास से ताल्लुक़ रखने वाला, वो कहते हैं मैंने हाउसिंग सोसाइटी बनानी है, वो दरख्त काटेगा तो हो गया ना फिर अफेक्ट इलियट का। तो ये और दूसरी बात ये कि एक एनवायरनमेंट रेसिज्म भी होती है। एनवायरनमेंट रेसिज्म का मतलब होता है कि हम लोग बहुत सारी एनवायरनमेंट में होने वाली जो नुकसानात होते हैं उसका हम लोग ब्लेम कर देते हैं गरीब लोगों को या माइनॉरिटीज़ को, तो वो हमारी एनवायरनमेंट रेसिज्म होती है। कन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू वो यही कहता है कि सोसाइटी की क्लास स्ट्रक्चर की वजह से जो है वो हमारी नेचुरल एनवायरनमेंट तबाह हो रही है। हाई इनकम कंट्रीज़ जो होती हैं वो ज़्यादा डिमांड करती हैं नेचुरल एनवायरनमेंट को, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वहाँ पे तो ग्रो करती हैं, लेकिन उन हाई इनकम कंट्रीज़ को देख के जो पुअर सोसाइटीज़ होती हैं वो भी डेवलप करने की उन लोगों के अंदर जो ख्वाहिश होती है वो भी ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू कर देते हैं, ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा वेस्ट और ज़्यादा पोल्यूशन जो है वो फैलती है। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर में अगर हम लोग नज़र दौड़ाएं वाइटल इंटरेस्ट इन द प्रोटेक्टिंग, तो हमें हमें जो है ना वो सारे नेशंस को जो है वो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट को जो नेशनल इन्वायरमेंट को जो है वो हम लोग प्रोटेक्ट करें। सस्टेनेबल सोसाइटी एंड वर्ल्ड, यानी कि जिसमें आप कुछ अपनी नीड्स पूरी करें भी सही, तभी इन्वायरमेंट पे जो है ना बुरा अफेक्ट ना पड़े। सोल्यूशन इसका यही है कि हमें एक ऐसा जो है वो सिस्टम एक यूज़ करना चाहिए जिसमें आप अपनी लिविंग्स को अगर आप लोग अटेन कर रहे हैं, अपने आप लोग नीड्स को जो है वो फुलफिल कर रहे हैं, तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है, एनवायरमेंटल डेफिसिट ना हो। इकोलॉजिकल सस्टेनेबल कल्चर को यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि वो ऐसे वेज जिससे आप अपनी नीड्स को मीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं अपनी प्रेजेंट जनरेशन में, विदाउट आप फ्यूचर जनरेशन के एनवायरनमेंट को जो है वो ख़राब करें। तो इसके लिए 3 बेसिक गोल होते हैं। सबसे 3 जो है ना वो हमारे पास तरीके होते हैं। पहला तो ये होता है कि हम लोग क्या करें कि अपने कंजर्वेशन जो है ना वो हम लोग फिनाइट रिसोर्स, फर्स्ट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ फिनाइट रिसोर्सेज। जो फिनाइट रिसोर्सेज होते हैं ना, यानी कि जो रिसोर्स हमें डिप्लीट होने का डर होता है, हम लोग उसका जो है वो कंजम्पशन कम कर दें, ठीक है। हमने आज जो है अपनी आज की हम लोग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम लोगों को फ्यूचर पे भी नज़र जो है वो रखनी चाहिए। हमें कंजर्व करना चाहिए, मोर एफिशिएंटली चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, डिफरेंट जो है अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है वो यूज़ करने चाहिए। अगर कोयला जो है वो ख़त्म होने का डर है तो आप उसकी जगह कोई और सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ करें। तो इसी तरह से आप कम चीज़ों के साथ आप रहना जो है वो सीख लें। दूसरा जो गोल होता है वो हमारा जो होता है, इस तरह से जो दूसरी जो सोसाइटीज़ होती हैं उन लोग वो मुख्तलिफ़ किस्म की सोसाइटीज़ ने रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स चलाए हुए होते हैं कि जो आप डिस्पोज करते हैं आप लोग उसको दोबारा से रिसाइकिल करके अपनी वेस्ट को दोबारा से जो है वो यूजेबल बना सकते हैं। जो थर्ड गोल होता है वो ये है हमारा कि हमने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है ना वो कंट्रोल करना है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन वो हमारी यही बनती है कि जो एनवायरमेंटल स्ट्रेटजीज़ जो हैं, एक तो ये है कि जब आप प्रेजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं तो आप लोग उसको फ्यूचर के साथ बांध के देखें, ठीक है। क्योंकि आप ये सोचें कि हमारा आज का जो एक्शन है वो हमारे कल को जो है वो शेप आउट करता है। दूसरा ये कि आप ये ना सोचें कि दूसरा इंसान कितना यूज़ कर रहा है, ठीक है। आप ये ना सोचें कि दूसरा जो है वो ज़्यादा यूज़ कर रहा है तो हर किसी को राइट होता है कि मुझे भी राइट है कि मैं इस सारे प्लेनेट को डोमिनेट करूँ, नहीं। आप ये सोचें कि हर किस्म की जो भी फॉर्म्स ऑफ लाइफ होती हैं वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होती हैं। मैं अगर एक चीज़ को ख़राब करूँगा दूसरी चीज़ें ख़राब होना स्टार्ट हो जाएंगी। तीसरा जो है आप लोगों को ये अचीव करना चाहिए, अचीव करने की ज़रूरत है कि एक इकोसिस्टम है ना, एक ग्लोबल कोऑपरेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ग्लोबली सारी सोसाइटीज़ कोऑपरेट करेंगी तभी हम लोग एक इकोसिस्टम अच्छा अटेन कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा लेसन हो गया है कंप्लीट। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।